हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं लक्ष्य आप सभी का अपनी अनोखी सीरीज में स्वागत करता हूं। ये जो हमारी 1800 प्लस जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई या फिर हमारे जो अन्य एग्ज़ाम हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने उसको कंपाइल किया है इसमें। और जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको भी मैंने इसमें कवर किया है। आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये वीडियो है जो 1800 प्लस जीएस की, इस वीडियो को पूरा देखें। और इससे पहले मैं जो 11 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ उनको भी पूरा देखें, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको एक अंदाज़ा भी लग जाएगा कि हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जो है हमारे पढ़ाई विद लक्ष्य को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें एफबी पेज पर भी आप फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, यदि आपको कोई भी दिक्कत है आपकी स्टडी से रिलेटेड, तो आप हमें मेल पे भी मेल कर सकते हैं। चलते हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है: ए, यह ह्यूमस में समृद्ध है। बी, यह पोटास में समृद्ध है। सी, यह लौह यौगिकों में समृद्ध है। डी, यह ज्वालामुखी उद्गम से प्राप्त की गई है। ये आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से आप अपना आंसर बताइएगा जल्दी से जल्दी। कौन सा आंसर सही है आपका? सी। कौन सा आंसर सही है आपका? सी, यह लौह यौगिकों में समृद्ध है। सी। कौन सा सही है आपका? सी, लौह यौगिक में समृद्ध है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके हम। लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यह अम्लीय प्रकृति की होती है। ये जो मिट्टी होती है किस प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है? बंजर भूमि के रूप में। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें एवं मोटे अनाज की कृषि की फसलें होती हैं। इस चूना का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। मतलब चूने का जो जिप्सम बोलते हैं उसको, और उसका प्रयोग करके इस मिट्टी की जो है उर्वरता हम बढ़ा सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित उद्योग समुच्चय में से कौन से एक के उद्योग भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों में थे? आपके ऑप्शन है: चाय, कपास और चीनी। बी, जूट, रेशम और कपास। सी, कपास, जूट और कोयला खदान। या फिर डी, चीनी, रेशम और इस्पात। आप अपना आंसर बताइएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही है? डी। कौन सही है आपका आंसर? डी आंसर सही है आपका, चीनी, रेशम और इस्पात। चलते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। चीनी, रेशम और इस्पात भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों में से एक थे। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए था। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। कावेरी जल की भागीदारी, इसके बीच एक विवाद है। कावेरी जल की जो भागीदारी है वो किसके बीच हमारा विवाद है? आपके ऑप्शन है: कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक और महाराष्ट्र। आप अपना आंसर बताइएगा जल्दी से जल्दी। कौन सा आंसर सही है आपका? सी। कौन सा सही है आपका? सी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच क्या है हमारा? कावेरी जल की भागीदारी जो एक विवाद का विषय बना हुआ है। देखिएगा, मैं आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। ये रहा हमारा कर्नाटक, ठीक है ना, और ये है हमारा क्या? तमिलनाडु। यहाँ से ये नदी निकलकर हमारी किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी में से कुछ सहायक नदियाँ ये हमारी कहाँ से? तमिलनाडु से होती हुई कहाँ हमारी जाती है? केरल में जाती हुई हमारी जो है इधर सागर में मिल जाती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली सादा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 800 किलोमीटर है।
दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी उपनदियाँ हैं। आपसे आग्रह रहेगा आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को एक बार दोबारा ज़रूर देखा कीजिएगा। ये इसकी स्रोत कहाँ से निकलती है? ताला कावेरी से। वर्तमान में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पौंडचेरी कावेरी नदियों के जल का उपयोग करते हैं। कौन कौन करता है कावेरी जल के नदियों के जल का उपयोग? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी ध्रुवीय अनुर्वर, जिसको हम क्या कहते हैं? टुंड्रा कहते हैं, प्रदेश है, वो क्या है हमारा? पतझड़ी वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ठंडे रेगिस्तान है या गर्म रेगिस्तान है? आप अपना आंसर बताइएगा। कौन सा आंसर सही है आपका? सी। कौन सा सही है आपका? सी। सी आंसर सही है। ठंडे रेगिस्तान। क्या है ये हमारे? ठंडे रेगिस्तान। ये देखिए यहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है, बहुत ही ठंडा स्थान है ये टुंड्रा प्रदेश, ठीक है ना। और यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश में जो घर बनते हैं उसको क्या कहते हैं? इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश जैसे हम क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश। क्या कहते हैं हम? टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। एक ठंडा मरुस्थल है जिसमें केवल काई लाइकेन वनस्पतियाँ मिलती हैं। रेनडियर यहाँ का मुख्य जानवर है। एस्किमो जनजाति इस प्रदेश में रहती हैं। यहाँ की जो जनजाति है वो क्या है? एस्किमो। और यहाँ का मुख्य जानवर क्या है हमारा? रेनडियर। और यहाँ पे जो वनस्पतियाँ कौन सी पाई जाती हैं? काई और लाइकेन। इसमें ये हमारे 4 या 5 3 या 4 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। रेनडियर का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किसका शिकार करते हैं? रेनडियर का। ये रेनडियर नहीं है, रेनडियर होगा यहाँ पर। समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आती है? आपके ऑप्शन है ए सूर्य का प्रभाव, बी चंद्रमा का प्रभाव, सी सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, डी पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। आप अपना आंसर बताइएगा। आपका आंसर कौन सा सही है? सी। कौन सा सही है आपका? सी, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। ये आप फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझाया। ये हमारी अर्थ हो जाएगी, ये लो टाइड हो जाएगी, ठीक है ना। ये हाई टाइड हो जाएगी। इधर हमारा सन है, पृथ्वी जब हमारी जो है सूर्य और मून के बीच में आ जाती है तो हमारी ज्वार भाटा आती है। ये हमारा मून्स ग्रेविटेशनल पुल्स लग रहा है। ये हमारा ग्रेविटेशनल पुल्स लग रहा है। ये हाई टाइड है, ये लो टाइड है, ये भी लो टाइड होता है, ये हमारा हाई टाइड होता है। ये अर्थ हो गया, सन हो गया। जब हमारी सूर्य और मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो हमारी क्या आती है? ज्वार भाटा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ज्वार भाटा वे तरंग हैं जो पृथ्वी, चांद और सूर्य के आपस के आकर्षण से उत्पन्न होती हैं। जब समुद्री जल ऊपर उठता है तो उसे ज्वार, और जब नीचे आता है तो उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा समुद्र और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण। दोस्तों आप सभी लोगों से फिर दोबारा मेरा आग्रह रहेगा, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप बाकायदा इसका एक नोट्स बनाइएगा और उसमें आप इसको नोट कीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको तो आप ज़रूरी हर हालत में नोट कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो हमारे या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे मोस्ट ज़्यादातर, और एक आध जो क्वेश्चन है इसमें है जो मुझे लगता है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको मैंने अपनी तरफ से डाल दिया है। चलते अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। रबड़ के बगीचे यहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण वन, पर्वतीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। आप अपना आंसर बताइएगा। कहाँ पाए जाते हैं? ए शीतोष्ण वन। कहाँ पाए जाते हैं आपके? शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण वन। ये देखिए कितने हरे भरे, ये हमारे रबड़ के ही पेड़ हैं, इनसे क्या है हमें रबड़ मिलता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। समशीतोष्ण वन वे वन हैं जो समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे कि पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वोत्तर एशिया में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण वन दोनों गोलार्धों में लगभग 25 डिग्री और 50 डिग्री के बीच अक्षांशों पर होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शहर में से कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या जयपुर।
बताइएगा आप अपना आंसर। कौन सा आंसर सही है आपका? बेंगलुरु। कौन सा आंसर सही है आपका? बेंगलुरु। बेंगलुरु बी। बेंगलुरु बी, बी आंसर सही है आपका। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु शहर की जनसंख्या 84 लाख है और इसके महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 89 लाख है। और यह भारत गणराज्य का तीसरे सबसे बड़ा शहर और 5वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 741 किलोमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 920 मीटर एवं जनसंख्या 2011 के अनुसार 8.444 मिलियन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोंकण रेलवे परियोजना निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन है आपके एर्नाकुलम मंगलौर, मुंबई गोवा, क्विलोन मैंगलोर, रोहा मैंगलोर। आप अपना आंसर बताइएगा। कौन सा आंसर सही है आपका? 4। कौन सा आंसर सही है? 4 रोहा और मैंगलोर के बीच में, रोहा और मैंगलोर के बीच में जोड़ता है। ये देखिएगा, मैंने आपको समझाया है, मुंबई से शुरू होकर ये कहाँ तक जाता है? मैंगलोर तक जाता है। ठीक है ना। चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। कोंकण रेलवे भारत की वाणिज्य राजधानी मुंबई और मैंगलोर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। 441 किलोमीटर लंबी यह लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां आर पार बहुत नदियां बहती हैं, गहरी घाटियां और आसमान छूते हुए पहाड़ हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। लेह किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है झेलम, सिंधु, चिनाब या शरावत। कौन सा सही हो जाएगा आपका आंसर? ए। कौन सा? ए झेलम। कौन सा सही हो जाएगा? झेलम। नंबर 1 झेलम सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झेलम। ये देखिए मैप में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है नहीं है। चलते इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ। लेह भारत लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। लेह समुद्र तल से 3524 मीटर की ऊंचाई पर है। श्रीनगर से 160 मील पूर्व तथा यारकंद से लगभग 300 मील दक्षिण लद्दाख पर्वत श्रेणी के आंचल में ऊपरी सिंधु के दाहिने तट से 4 मील दूर स्थित है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत, चीन के मध्य बहती है। सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है हमारा? तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनका बाबा नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई प्राय 3610 किलोमीटर है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए मंगल, जुपिटर या फिर शनि ग्रह या फिर डी तितली। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? बी। कौन सा सही हो जाएगा? जुपिटर। कौन सा सही हो जाएगा आपका? जुपिटर। देखिएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा? जुपिटर। ये हमारा ग्रहों का क्रम है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा? जुपिटर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जुपिटर को क्या कहते हैं? बृहस्पति। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते हुए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, सूर्य, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। दोस्तों आप सभी लोगों से विशेष आग्रह, हम यदि हमारी आपको एक भी क्वेश्चन से अगर थोड़े से भी आपको नॉलेज मिलती है और आपको अच्छी लगती है हमारी सीरीज, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो हमारी PDF में मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।